नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 21 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द हिंदू में आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आज के न्यूज में था। क्योटो क्योटो कहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी भारत में कम बारिश के कारण दाल का जो उत्पादन प्रभावित होने लगा है, जिससे दाल की कीमतें बढ़ने लगी है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर अगला आर्टिकल है, महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद एक और आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, जिसमें भारत में पायलटों की थकान एयरलाइंस के लिए खतरे की घंटी है। उन्हें बहुत कम छुट्टियां दी जाती है, जिससे कि उनका जो डेली रूटीन है वो प्रभावित रहता है और उन्हें आराम नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनका जो एयरलाइन सर्विसेज भी प्रभावित हो सकती है। और एक ट्यूटोरियल है कि शिमला क्यों लगातार टूट रहा है, मतलब कि वहां लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो इसके क्या कारण है, इसके पीछे इसको पढ़ेंगे। उसके बाद कल लूना 25 जो था वो रसिया का फर्स्ट लूनार मिशन था, जो 47 साल बाद था, जो क्रैश हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं विस्तार से। सबसे पहला क्योटो। तो देखिए क्योटो जो है वो इक्वाडोर में है, ये इक्वाडोर का कैपिटल है। ठीक है, इक्वाडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो इसके चारों तरफ का परिदृश्य देख लेते हैं। तो उत्तर में कोलंबिया है, उसके बाद साउथ में, साउथ ईस्ट जो है वो पेरू क्षेत्र है, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। ठीक है, 1917 में क्योटो में भूकंप से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। फिर भी यह शहर जो है वो लैटिन अमेरिका में सबसे अच्छा संरक्षित और सबसे बेहतर इन्वायरमेंट के लिए एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में उभरा। अब देख लेते हैं कि अभी कम बारिश होने के कारण जो दाल की फसलें हैं उनकी उपज कम रही है। इसके कारण दाल की जो दाम है वो ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको भी विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि टमाटर की कीमतें, अभी हाल में सभी जान रहे हैं कि टमाटर जो है वो बहुत महंगा हो गई है। लेकिन अभी भारत जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। वहीं दाल एक नया बाधा आ गया है महंगाई बढ़ाने में, क्योंकि इसका लगातार दाम भी बढ़ता जा रहा है। तो इसके जो कारण बताए जा रहे हैं राइटर के द्वारा, तो अगस्त में बारिश कम हुआ, जिससे कि जो खरीफ फसलें हैं, खास के दाल, उसकी उत्पादन पिछले साल की तुलना में 10% कम होने का अनुमान है। जबकि जो सब्जी है, सब्जियों का जो कीमत है वो 37% बढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण खुदरा मुद्रास्फीति में 15 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है, 7.4%। ठीक है, तो ये सभी चीजें ध्यान रखना है जिससे कि हमें जानकारी हो सके। वहीं दालों की कीमतों पर ध्यान दें तो बहुत ज्यादा तेजी आ गई है, क्योंकि जो जून में दाल की कीमतें थी वो 10.6% बढ़ी थी। वहीं जुलाई में दाल की कीमतें 13.3% बढ़ गई। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तुअर और मूंग दाल, ठीक है, यहाँ तुअर और मूंग दाल जो है उनकी जुलाई में क्रमशः 34%, ठीक है, और 9.1%, मतलब कि तुअर का जो है 34% और मूंग दाल का 9% दाम बढ़ गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दालों के लिए जो बुआई का क्षेत्र है वो तो सही है, ठीक है, लेकिन कम बारिश के कारण उसमें प्रोडक्टिविटी कम हुई है। ठीक है, उसमें जो फसल है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां बारिश कम हुई है, जिसके कारण उड़द
दाल 15.3% कम बोया गया है और 6.4% तुअर कम बोया गया है इस साल, ठीक है, पिछले साल की तुलना में। तो इन्हीं सब कारणों को बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये बारिश के कारण कम हुआ है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इसका एक निश्चित समय में इस फसल को मार्केट में आने से पहले सरकार को एक सही नीति बनाने की आवश्यकता है, ठीक है, जिससे कि हम इसके दामों को संतुलित कर सकें। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें कहा गया है कि एक सीनियर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो है वो माइनर को रेप किया है, इसका एक इल्जाम लगाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नाबालिग पे बलात्कार का आरोप लगा है, ठीक है। तो इसका पूरा मामला हम लोग समझते हैं। जो अधिकारी है, अधिकारी की पत्नी पर भी नाबालिग को गर्भपात की गोलियों का मजबूरी में जबरदस्ती खिलाने का आरोप लगाया गया है। तो मामला इस महीने तब हुआ जब पीड़िता को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी बीमारी का, जैसे कि उसे लगातार यौन से उत्पीड़ित किया जा रहा था, जिससे कि उन्हें दर्द होने लगा और जो दर्द था वो बहुत ही असहनीय हो गया, जिससे कारण उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ठीक है। जिससे कि पता चला कि जो सीनियर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो एक नाबालिग को महीनों तक बलात्कार करते रहे, ठीक है, महीनों तक। और उसके बाद उसे गर्भवती भी हो गई, जिसके डर से जो उसकी पत्नी है उसने गर्भ निरोधक गोलियां भी दी। तो इसी के लिए पुलिस ने रविवार को अधिकारी की पत्नी पर भी पीड़िता को गर्भपात की गोलियां खिलाने का आरोप लगाया गया। अब पीड़िता मात्र 15 साल की है, ठीक है। तो ये मामला जो है वो 13 अगस्त का है। 13 अगस्त को बुराड़ी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें दंपत्ति पर जो आईपीसी का धारा लगाया गया वो था बलात्कार, आपराधिक धमकी, एक महिला की विनम्रता का अपमान करना, चोट पहुंचाना, सहमति के बिना गर्भपात कराना और आपराधिक साजिश और सामान्य धाराओं। इसके अलावा जो पोस्को का भी एक्ट लगाया गया है उस व्यक्ति पे जो लगातार इस पे यौन उत्पीड़न करता रहा, परंतु अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है, पीड़िता ने कहा कि अक्टूबर 2020 से ये मामला जो है अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक 4 महीने ठीक तक उसका शोषण किया गया। जब वह बुराड़ी में अधिकारी के घर पर रही थी, वह उस समय मात्र 15 साल की थी। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये जो पीड़िता है और उसका जो परिवार है वो पहली बार दिल्ली के किसी चर्च में मिला था। उन्होंने बताया कि उस बच्ची के पिता का मृत्यु हो गया, ठीक है। मृत्यु के बाद ये जो दंपत्ति हैं जो अभी आरोपी हैं और इसकी माता में अच्छा संबंध बन गया, जिसके कारण वो बोला कि मैं इस बच्ची को गोद ले लेता हूं, जिससे इसका भविष्य सुधार दूंगा। तो इसी के लिए जब प्रस्ताव दिया गया तो उसकी मां मान गई। तो लड़की को अक्टूबर 2020 में उसके घर ले जाया गया। इसके तुरंत बाद ही उसके साथ यौन उत्पीड़न शुरू हो गया। अगले 4 महीने में उस व्यक्ति ने कई बार बलात्कार और छेड़छाड़ की, जिसे वह अपना चाचा बुलाती थी, ठीक है। वह महिला एवं बाल विकास विभाग का वरिष्ठ अधिकारी था, उप निदेशक था, ठीक है। चूंकि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसलिए कानून को अपना काम करना ही चाहिए। यह जरूरी भी है। अगर उसने ऐसा निंदनीय कृत्य किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सही भी नहीं है कि किसी की बुरी परिस्थितियों का मजाक उड़ाना। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो पीड़िता ने बताया कि बार बार यौन उत्पीड़न से गर्भवती होने के बाद उसने अधिकारी की जो पत्नी है उसको पूरी घटना बताई, ठीक है। उसके बाद पत्नी ने उसे घटना के बारे में किसी से बात न करने की कही और उसे गर्भपात की गोलियां दी। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ को एफआईआर दर्ज हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत में पायलटों की थकान है, लगातार काम करने से पायलटों की जो थकान है वो एयरलाइंस के लिए खतरा बना है। तो इसके कुछ मामले हैं जो राइटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कहा जाता है 12 अक्टूबर 1976 को बॉम्बे से मद्रास जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ान
बॉम्बे में उड़ान भरने के तुरंत बाद ही आपातकालीन लैंडिंग हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है, जिससे कि विमान में सवार सभी 95 व्यक्ति की मौत हो गई और एक इंजन में आग लग गई। तो कैप्टन केडी के अंतिम शब्द जो इसमें थे, इसमें जो क्रू मेंबर थे, जो कैप्टन था, उसमें उसका अंतिम जो शब्द था, उसमें क्लियर कहा गया था कि उसे नींद आ गई थी। तो नींद क्यों आ रही है? तो शरीर को प्रॉपर आराम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब एक हाल की घटना के बारे में बताते हैं यहाँ पे राइटर, और कहते हैं पिछले हफ्ते में कुछ भारतीय पायलटों की कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई है, ठीक है। और उनमें एक भारतीय मूल का पायलट था जो पश्चिमी एशिया में एयरलाइंस के लिए उड़ान भर रहा था, और दूसरा भारत में एक प्रमुख निजी एयरलाइंस में कार्यरत था, ठीक है, जो अपनी उड़ान से ठीक पहले नागपुर में बोर्डिंग गेट पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यही कुछ मामले यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है उसके ज्यादा कार ओवर वर्कलोड, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ सवाल किए जा रहे हैं राइटर के द्वारा कि क्या भारत में एयरलाइन प्रबंधन और विमानन नियामक थकान और नींद की कमी के महत्व को नहीं समझता, ठीक है। उसके बाद क्या एयरलाइंस व्यवसाय में मुनाफा और यात्रियों की संख्या ही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है? ये सब सवाल कर रहे हैं राइटर, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या मई 2010 में मैंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटना में 150 से अधिक लोगों की मौत ने इसमें सभी लोगों की अंतरात्मा को नहीं झकझोरा जो इतना ओवरलोड काम करा रहे हैं, ओवर वर्कलोड के कारण, तो जिससे कि उनकी दक्षता प्रभावित हो रही है, जो उनकी स्पेशलिटी है, एक्सीलेंस है, वो प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि नागरिक उड़ान महानिदेशालय जो डीजीसीए है, जिससे कंट्रोल में सारे एयरलाइंस होते हैं, भारत में उड़ान और ड्यूटी सीमा और बाकी अवधि पर नियमों को एक बार रिव्यू करें, ठीक है। यहाँ पे एक और उदाहरण दिया जा रहा है कि केवल एक यात्री की उड़ान में कॉकपिट में मौत शामिल नहीं है। यहाँ पे बहुत से बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति नींद में खो गया है और उसका को पायलट किसी कारणवश उसको अच्छे तरीके से लैंड करने में कामयाब हो जाता है, पर वो उसका काम नहीं था। तो यहाँ पे एयरलाइंस का दावा है कि उनके सभी पायलट अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हो। यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि एयरलाइंस का यहाँ पे दावा करे कि उनके सभी लोग जितने पायलट है अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हो और न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं। 40 वर्षों से अधिक समय तक पायलट रहने के बाद यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसे दक्षता जांच में हेराफेरी की जाती है और प्रशिक्षण महज बॉक्स टिकिंग, मतलब कि ये जो आता है ना मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, बॉक्स टिक करने के लिए, वो अभ्यास करना बना दिया गया है, मतलब कि उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अनुबंध 14 खंड कहा जाए तो रनवे और हवाई क्षेत्रों के लिए मानक में उजागर की कई कमियों को जोड़ा जाता है। तो हम एक खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं, मतलब कि अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस का रूल बुक देखें तो हमारे जो रनवे हैं और जो हवाई जहाज के हवाई अड्डे के जो एरिया हैं वो मानक पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। दुनिया भर में एयरलाइंस के पास दोनों पायलटों के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम कॉकपिट समय का अनुभव होता है, जिसमें क्रमशः नैरो बॉडी विमान और वाइड बॉडी विमान के लिए विशिष्ट घंटे होते हैं। क्या भारत में डीसीए और एयरलाइंस इन आंकड़ों को पूरा कर सकती है? अब कर्मचारियों की एक अलग श्रेणी, तो पायलट जो है वो प्रबंधन स्टाफ सहित एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ के समान कार्य श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। जो लोग जमीन में काम करते हैं और एक फ्लाइट में काम करते हैं, दोनों के कार्य करने का प्रेशर अलग अलग होता है। जमीन पर मौजूद लोग सार्वजनिक छुट्टियों का लाभ उठाते हैं और वार्षिक छुट्टी के अलावा 52 सप्ताह तथा हर सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर भारत में फ्लाइंग क्रू को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है और केवल उनकी वार्षिक छुट्टियां होती है। दुनिया भर में सुरक्षित एयरलाइंस हर सप्ताह कम से कम 2 दिन छुट्टी देता है और बॉडी क्लॉक को मेंटेन करने में आसानी होती है, जिससे कि उड़ानों के बीच उचित आराम अवधि प्रदान की जाती है। डीसीए के नियम पूर्ण न्यूनतम निर्धारित करते हैं।
यदि किसी एयरलाइन की सुरक्षा में रुचि और उड़ान चालक दल के मानवीय पहलू पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी एयरलाइन को अधिक आराम के दिन प्रदान करने से नहीं रोकता। ठीक है, अपने निष्कर्षों को लागू किए बिना पूछताछ करने से जीवन नहीं बचेगा। यहाँ पे राइटर कहते हैं सिर्फ इस पे चर्चा करने से जीवन नहीं बचेगा। इतने पैसेंजर्स होते हैं उस एयरलाइंस में, अगर हमारा पायलट ही सही फिट नहीं होगा, वो आराम नहीं किया होगा, तो उसके संबंधित जितने भी लोग हैं उनके जीवन भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भारत का सिस्टम इस बात को जितनी जल्दी समझ ले और सुरक्षा के लिए उतना ही बेहतर है। इसके लिए छुट्टी और जितने भी पायलट हैं उनके सही ट्रेनिंग को एक बार रिव्यू किया जाए और उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जाए। अब देख लेते हैं एक और आर्टिकल कि क्यों शिमला में लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि लगातार बुनियादी ढांचे का विकास करने से कोई भी क्षेत्र जलवायु स्मार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन पर नवीनतम अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि तटीय क्षेत्र और हिमालय चरम जलवायु घटनाओं में वृद्धि और वर्षा पैटर्न में बदलाव अनुभव करने के लिए तैयार है। ये सारी चीजों को चेक करना होगा। ठीक है, कि जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, या फिर जो हिमालय के आसपास है, वे क्षेत्र क्या जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को झेलने के लिए तैयार है। अगर कहीं भी अगर बुनियादी ढांचा का विकास होता है तो वहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि वहां का इकोसिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है, तो नतीजतन हिमालयी क्षेत्रों के लिए विकासात्मक रणनीतियों को केवल अनियंत्रित बुनियादी ढांचे के विस्तार के बजाय जलवायु लचीलेपन, मतलब कि जलवायु क्लाइमेट बेस्ड करना चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट के अनुसार ध्यान देना चाहिए, जिसमें जलवायु को प्राथमिकता देना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि शिमला में बुनियादी ढांचे का विकास जलवायु अनुरूप नहीं हो रहा है। खास के शिमला में बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, कई घटनाओं के विश्लेषण से एक पैटर्न का पता चलता है, जैसे कि अभी हाल ही में एक मंदिर का निर्माण कराया गया घाटी में। ठीक है, उसके बाद यह शिमला के उपनगर टोटू के जल आपूर्ति प्रणाली के स्थान पे था। ठीक है, वहीं दूसरा बात कहा जाता है कृष्णनगर। कृष्णनगर जो है वहां पे जो पानी का निगम है वहां पे भी कुछ निर्माण कराए गए। तो ये जो प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक जलाशय हैं, वहां पे अगर निर्माण होगा तो समस्याएं बढ़ेगी। ठीक है, जब जल स्रोत से निकटता से जुड़े क्षेत्रों में संरचनाएं बनती है तो वो आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। शिमला में लगभग 25 प्रमुख झरना है और 100 से अधिक जो है जल निकाय है। तो 25 प्रमुख झरना और 100 से अधिक जल निकाय में अगर वहां पे बुनियादी ढांचे का विकास होता है तो समस्याएं तो बढ़ेगी। यहाँ पे राइटर कहते हैं एक बात को नोटिस किया जाता है कि 1990 के समय से जब से प्रबलित सीमेंट, तो इसमें कहा जाता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, जब से इसका उत्पादन शुरू हुआ उससे इस परिवर्तन में एक नया मोड़ आ गया। जो भी प्राकृतिक भौगोलिक दिशा से भौगोलिक स्तर पे ये एक पहुंचने की जगह नहीं थी, वहां उबड़ खाबड़ जाया था, लेकिन जब से प्रबलित सीमेंट का उत्पादन शुरू हो गया तब से यहाँ पे बुनियादी ढांचे का विकास ज्यादा से ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये याद रखिएगा, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे और दो उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का बड़े जल झरनों और नालों के ऊपर स्थापित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, वकीलों का चैम्बर और नया इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का अस्पताल भवन भी, ये दोनों बहुत बड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। अब वो भी इसका निर्माण उन जल मार्गों पर किया गया है जो 12 मासी है। ठीक है, जो हिमालय से लगातार जल से भरी हुई होती है। ठीक है,
एसडीपी को जोनल और सब जोनल योजना दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है, जो छोटे छोटे खंड में उसका विश्लेषण कर ले उस क्षेत्र का, उसके बाद ही वहां पे कोई बुनियादी ढांचे का विकास करे। जो अद्वितीय भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र शिमला में महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि व्यापक भूवैज्ञानिक डेटा और गहन अध्ययन के आधार पर क्षेत्रों और उप क्षेत्रों को सावधानी पूर्वक परिभाषित किया जाए। इसके बाद इस जानकारी के माध्यम से ही इस पे निर्धारण किया जाए कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है या नहीं, ये हो पाएगी या नहीं। ठीक है, इसके विपरीत मजबूत चट्टानी नींव वाले क्षेत्रों को ऊर्ध्वाधर विस्तार से गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन सभी निर्णय ठोस भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक नींव में निहित होने चाहिए। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य शहरी विकास और शहर की अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। ठीक है, जिससे कि शहर का भी विकास हो सके और हमारा जलवायु भी संरक्षित रह सके। तो अब ये राइटर कहते हैं कि अब प्राथमिकता व्यापक जल रूपरेखा शुरू करने की होनी चाहिए, जिससे कि उपग्रह, सैटेलाइट इमेजिंग और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के संयोजन के माध्यम से पूरा किया जा सके। इसे हासिल करने पर शिमला के नागरिकों की जो रैलियों का नारा है, नो मीन्स नो नारे के साथ गूंजना चाहिए, जो सतलज घाटी में प्रचलित है। मतलब कि वहां पे आसपास के लोग विरोध करते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्लाइमेट जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को जाए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।